नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और 11th लेक्चर करंट अफेयर का आप लोगों के सामने है। 11th लेक्चर कल हुआ था, 10th लेक्चर पिछला वीडियो ही 10वां लेक्चर था। यूपीपीसीएस के अंतर्गत जो करंट अफेयर है, कम से कम 150 में से क्वेश्चन आएंगे 30 से 35। अगर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन को लिंकअप कर लिया जाए तो क्वेश्चन आ सकते हैं 40 तक भी। करंट के बिना सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल, लगभग असंभव सा होता है। और करंट अफेयर अगर आपने मेरी पूरी सीरीज कर ली है लगातार, तो लगभग आपके 75 से 80% क्वेश्चन हर वर्ष इसमें आते हैं। कोई नई बात नहीं है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे इस चैनल का, तो हर वर्ष करंट ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। 20 में, 21 में, 22 में भी होगा यही, 19 में भी यही हुआ था। खैर, चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। और देखिए, यूपीपीसीएस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अपने कमज़ोर विषयों के साथ साथ अपने जो ऐसे विषय जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उसको भी लगातार पढ़ते रहना जरूरी है। करंट प्लस आपका एनवायरनमेंट प्लस आपका साइंस प्लस ज्योग्राफी, इन 3 विषयों को करंट के साथ बहुत घोल के पीजिए। साथ में पॉलिटी और हिस्ट्री में अगर आप प्रीवियस ईयर भी अच्छे से कर लेते हैं तो 60% क्वेश्चन इन दोनों विषय कर लेंगे। पॉलिटी में आप सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए एंशिएंट के ऊपर। एंशिएंट के क्वेश्चन इस समय बहुत गरिष्ठ क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। जैसे सौरभ चौबे से हम लोगों ने क्वेश्चन को यूज़ किया है, जो कराते हैं। तो सौरभ चौबे से लगातार 2-3 वर्षों से क्वेश्चन अच्छे एंशिएंट के पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आपका थोड़ा सा स्मार्ट काम हो जाएगा। 150 में से अगर आप 85 क्वेश्चन तक सही कर लेते हैं नेगेटिव के बाद, तो हर बार मेंस लिखेंगे आप। ये विगत 3 से 4 वर्षों का रिकॉर्ड है, ठीक है ना। एक आध बार का अपवाद हो सकता है। तो चलिए चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। करंट अफेयर का ज़बरदस्त है। ऐसे क्वेश्चन है जिससे एमसीक्यू बन सकते हैं। हर लाइन में यहाँ पे ना मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 क्या है? अटल से मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के प्रधानमंत्री थे 3 बार, और जो सरकार है एनडीए गवर्नमेंट, उसके बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, जिनका निधन भी हो चुका है। उनके नाम पे 2016 में बच्चे अटल इनोवेशन मिशन शुरू हुआ था, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन, ठीक। इसमें क्या था कि मतलब जो बच्चे हैं, बच्चों के स्तर से ही, स्टूडेंट के लेवल से ही एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग को डेवलप किया जाए। इनोवेशन, नवाचार की जो भावना है, उसको इम्प्रूव किया जाए। अगर आप इनोवेशन रैंकिंग देखें प्रॉपर्टी राइट्स में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इंडिया काफ़ी नीचे है, अभी 43वें नंबर पे है। तो इस क्षेत्र में को मजबूत करने के लिए कि बच्चे खुद से सोचे, नई चीज़ों की सोचे, नई क्रिएटिविटी की ओर जाएँ, इनोवेशन की ओर जाएँ, है ना। इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया था 2016 में। कब? इसके बाद इसी के अंतर्गत कि अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इसके अंदर का कई सारी चीज़ें खोलेगी कि हम ये करेंगे। तो विद्यालय स्तर पे अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाने की घोषणा की गई, है ना। और विद्यालय, 1 लाख से अधिक विद्यालयों में अलग अलग जगहों पे इसी वक्त 2023 तक, अब जो लक्ष्य रखा गया फाइनली कि 2023 तक करीब इस साल में, इस 1 साल में 10,000 और ऐसे लैब्स बनाए जाएंगे जहां बच्चे अलग से सोच सके या इनोवेशन के लिए जो उपयुक्त माहौल हो। और 101 अटल इंक्यूबेटर सेंटर्स बनाए जाएंगे, मतलब जहां पे कि जैसे स्टार्टअप वगैरह सोचते हैं, इसके लिए माहौल बन जाए। ऐसी जगह जहां ऐसे कार्यों के विषय में एक प्रकार से उसके लिए एक प्रैक्टिकल लैब होती है ना, उन ऐसे कार्यों की। इसके साथ साथ 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। मतलब कि एक व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना कि वो किस तरह अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की, उद्यमिता की क्षमता बढ़ा सके और किस प्रकार से इनोवेशन, नवाचार के क्षेत्र में कार्य कर सके। और ये बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक के सभी लोगों को टारगेट करने का। तो इसके अंतर्गत ना इसको चरणबद्ध तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसी इंप्लीमेंटेशन में 2018 में अटल न्यू इंडिया चैलेंज आया था 1.0, पहला भाग, ठीक है, जिसके अंतर्गत 5 बड़े बड़े मंत्रालयों की मदद ली गई थी और उसके अंतर्गत इंप्लीमेंटेशन की बात कही गई थी, विद्यालय स्तर से लेकर कॉलेज स्तर पे। अब इसी का दूसरा चरण बच्चे आ गया है, 2.0 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें 7 क्षेत्रों में ये रोल आउट किया जाएगा। ये जो आपका ये इनिशिएटिव है, ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? ई मोबिलिटी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्वच्छता प्रौद्योगिकी, मतलब सैनिटेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद हेल्थ इक्विपमेंट्स एंड हेल्थ इक्विपमेंट्स लगा लीजिए, जैसे चिकित्सा में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स। 6ठा है वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और 7वां है एग्रीकल्चर। तो मतलब इन 7 क्षेत्रों में ये अटल न्यू इंडिया चैलेंज शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत इन 7 अलग अलग फील्ड्स में इनोवेशन के लिए चीज़ों को रोल आउट किया जाएगा, सरकार की ओर से मैपिंग होगी।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, हर लाइन में इंपॉर्टेंट है। कब स्थापना हुई, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 1 कब आया, 2 अब आया है, ठीक है। पिछली बार कितने मंत्रालय की भागी थी, 5 बड़े मंत्रालय थे, जल शक्ति मंत्रालय और बड़े बड़े मंत्रालय, ठीक है। इस बार 7 क्षेत्र पकड़े गए हैं जिसमें कि अटल इनोवेशन मिशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि इस क्योंकि आप ये देखें ना, एक कोर क्षेत्र, इस कोर क्षेत्र में इस समय के बहुत हाई डिमांड क्षेत्र हैं। टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन में इंडिया काफ़ी तेजी से आगे चल रहा है। इंडिया में दुनिया का सबसे कम रेट पे मिलने वाला डेटा अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, जिसका यूज़ बहुत तेजी से किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम अच्छा कर सकते हैं, ई मोबिलिटी में हम अच्छा कर सकते हैं, सैनिटेशन टेक्नोलॉजी में हम अच्छा कर सकते हैं। सैनिटेशन के ऊपर तो इंडिया ने एक तरह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इतने नंबर ऑफ टॉयलेट्स का निर्माण करके, है ना। तो ये है आपका अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग्स, हर बार पेपर में आता है, 7वां एडिशन, 7th एडिशन था बच्चे, नोट कर लो। रायसीना, दिल्ली में रायसीना नाम की पहाड़ी है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, वहीं पे आपको हर वर्ष ये आपको ना एक प्रकार से मंत्रणा होती है, बैठक होती है, डायलॉग होते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, इसके अलावा अनेक देशों के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया जाता है, वक्ताओं को बुलाया जाता है और उनसे संवाद किया जाता है। पिछले 2 वर्षों से तो वर्चुअल ही चल रहा था, इस बार अब फिर फिजिकल मोड में स्टार्ट हो गया है। तो इस बार की थीम क्या थी, टेरा नोवा, है ना। टेरा नोवा, इम्पैशंड, इम्पेशेंट, इम्पेरिल्ड, ये इसकी थीम है, इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम है। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज कौन कराती है, ORF, ठीक है। ORF, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताइएगा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। ORF इस संस्था को, एक संस्था है जो कि ये डायलॉग को कराती है और ये 7वां डायलॉग है, 7वां सत्र है इसका। इस बार के जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, इस बार के चीफ गेस्ट उर्सुला वान डेर लेयन, यूरोपियन यूनियन के प्रमुख, ठीक है, उर्सुला वान डेर लियन, ठीक है। इसमें 90 देशों के अलग अलग वक्ताओं ने हिस्सा लिया और इसमें विश्व की जो करंट सिचुएशन होती है उसके ऊपर काफ़ी गहन चर्चाएं होती हैं, किस प्रकार विश्व को और अच्छा बना सकते हैं उसके ऊपर चर्चाएं होती है, सिंपली, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आसान क्वेश्चन यही होगा, कहाँ हुआ, नई दिल्ली। कठिन क्वेश्चन में थीम पूछे जा सकते हैं, चीफ गेस्ट पूछा जा सकता है ना, इसकी कौन सी संस्था है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अभी प्रधानमंत्री जी ने ना बनिहाल काजीकुंड सड़क, अभी जम्मू कश्मीर दौरा किया था, वहाँ 2-3 बड़े काम हुए हैं, उसके विषय में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी अभी देखो जम्मू कश्मीर का परिसीमन भी हो गया है ना। तो जम्मू में कितनी सीटें हैं, कश्मीर में कितनी सीटें होंगी, देख लेना कैसे कैसे रहेगा, वो नेक्स्ट क्लास में मैं ले आऊँगा। इसमें देखिए जो करंट है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहे होंगे, बिकॉज UPPCS में कठिन क्वेश्चन भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आप लोग का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए ये 15 टेस्ट लगाना, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप ये टेस्ट लगाते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ कि अच्छे क्वेश्चंस की को करते हुए कई बार हमारे ऐसे फैक्ट जनरेट होते हैं कि हम करीब 25 से 30% पेपर में तो ऐसे ही हमको चीज़ आ जाती है, बिकॉज कहीं ना वो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा आते हैं, है ना। तो जब आप कोई टेस्ट करते हो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से इवॉल्व होता है ना, बहुत फ़ायदेमंद होगा आपको। खैर उसके बाद देखें तो अब देखें, खैर जम्मू कश्मीर का जो अभी दौरा था उसमें इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सुरंग का उद्घाटन किया है। देखिए आखिरी के महीने में ना पढ़ना अच्छे से पड़ेगा और कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसे विषय हैं जो आपके मजबूत बहुत नहीं है, उसे किनारे रख के पहले नंबर पिक करने वाले सब्जेक्ट जरूर पढ़ते रहिएगा। बनिहाल काजीकुंड सड़क जो कि 8.45 किलोमीटर की है ना, लगभग 8.5 किलोमीटर की जो सड़क है इसका उद्घाटन किया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2 वे ट्यूब टनल के रूप में डेवलप की गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसका अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास वो किया है, लेइंग स्टोन रखा है, जिसमें चिनाब नदी में पे 2 जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं किश्तवाड़ जिला में। एक तो है रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और एक है क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये दोनों किश्तवाड़ में और चिनाब रिवर पर शुरू किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है यार, ये
ठीक है, चिनाब रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चिनाब रिवर के ऊपर ही दुनिया में इसका सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बन रहा है ना, ये भी ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अमृत सरोवर। भारत सरकार जो अपनी आज़ादी की 75 वर्ष उसको बहुत बड़ी तरीके से मना रही है अमृत महोत्सव के रूप में। इसी को ध्यान में रखते हुए एक अमृत सरोवर नाम का इनिशिएटिव शुरू किया गया है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन गारंटी से आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। अमृत सरोवर क्या है? ये एक इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत वाटर बॉडीज तैयार करनी है ना, तालाब, जिसमें 0.4 हेक्टेयर का हर जिले में तालाब हो जाए, हर जिले में 75 ऐसे तालाब बन जाएं, है ना। ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया इसका बेबी प्रोजेक्ट कैसे शुरू किया गया है कि अभी देश में 75 जिलों में एक तालाब डेवलप किया जाएगा और इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया अमृत सरोवर। और इस इनिशिएटिव का जो पहला तालाब है, पहला वाटर बॉडी है, वो रामपुर उत्तर प्रदेश में बन के रेडी भी हो गया है, उसका उद्घाटन हो चुका है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन यूपी से लोगे तो इंपॉर्टेंट हो गया गारंटी के साथ। अब ये क्या है? इसके लिए भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोमेट्रिक के साथ समझौता किया गया, है ना। बाइजेक एन मतलब नेशनल, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन जनरेशन, इस संस्था के साथ पैक्ट करके अमृत सरोवर जो योजना है इसको लेआउट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पहले चरण में क्या होगा, पूरे देश में से 75 जिलों में हर जिले में एक वाटर बॉडीज को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद फाइनली देश के हर जिले में 75 मतलब 75 तालाबों को बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 0.4 हेक्टेयर का मतलब आधे हेक्टेयर से थोड़ा छोटा का एक तालाब डेवलप किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में 75। आप सोचिए, रिजुविनेशन नहीं मतलब पूरा नया कंस्ट्रक्शन होगा, है ना। तो ये है आपका अमृत सरोवर, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नेक्स्ट, पल्ली जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर का जिला है ये। जम्मू कश्मीर का जिला क्यों फेमस हुआ है भाई? ये देश की पहली पंचायत है जो कि पूर्ण रूप से कार्बन न्यूट्रल है। यहाँ सोलर पावर प्लांट इम्प्लांट कर दिए गए हैं और अब यहाँ पे पूरी बिजली अक्षय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। सारी ऊर्जा जो है वो मतलब रिन्यूएबल सोर्स से प्राप्त होती है, परंपरागत सोर्स से, फोसिल फ्यूल से कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। तो कार्बन न्यूट्रल, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, है ना, पल्ली पंचायत। मतलब पल्ली के पंचायत के अंतर्गत जितने गांव हैं सब कार्बन न्यूट्रल हो चुके हैं। तो क्वेश्चन ये जालिम क्वेश्चन है, कोई रोक नहीं सकता है इसको आने से। ये लेक्चर्स आपको हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बताने की आवश्यकता नहीं है। पेट से लेके यूपी पीसीएस रेंज बड़ी है, परीक्षाएं एक हैं, बस पढ़िए। पीसीएस पढ़ रहे हो ना, एट पेट टेट सब निकल जाएगा, ऐसे ही उड़ जाएगा सब। ठीक, चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। ग्रीन मतलब हरा, ऐसा नहीं कि हरी हाइड्रोजन निकलती है। ये क्या है? एक संयंत्र लगाया गया जहाँ पे ऐसे तरीके से हाइड्रोजन गैस तैयार की जाएगी जिससे कोई भी प्रदूषण ना हो, है ना, जिसमें कोई जीवाश्म का यूज ना हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट के द्वारा जब गैस तैयार होती है तो उसको ग्रीन गैस बोला जाएगा। तो हाइड्रोजन का प्लांट लगाया गया है असम के जोरहाट में। ठीक है, असम के जोरहाट में लगाया गया है और उसको ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत का पहला संयंत्र है, असम में बना है। इसमें सोलर एनर्जी के द्वारा, है ना, 500 केवी की सोलर एनर्जी के द्वारा डेली 30 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन गैस रेडी होगी। मतलब बिल्कुल बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट किए हुए हाइड्रोजन गैस रेडी होगी। मतलब कोई भी कार्बन उत्सर्जन किए बिना गैस रेडी हो रही है, ये बड़ी चीज़ है। और हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल के रूप में माना जा रहा है, इससे बहुत बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण 2.0 ये क्या है? भारत का जो शहरी विकास मंत्रालय है उसके द्वारा स्मार्ट सिटीज़ को लेके एक प्रोग्राम शुरू किया गया था 2015 में। स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2015 में शुरू किया गया था। इसमें समय समय पे मतलब दूसरे तीसरे चरण के जो शहर हैं उसको डेवलप किया जाना मुख्य लक्ष्य देखो यही है ना, कि जो महानगरों पे जो दबाव है वो किस प्रकार से कम हो सके। इसके लिए कुछ ऐसे शहरों को बढ़ाया जाए जहाँ पे कि जीवन का स्तर अच्छा हो और पलायन की समस्याएं ना हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। इसी के तहत स्मार्ट सिटीज मिशन इसी लक्ष्य से शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत अभी देखिए 18 से 22 अप्रैल तक सूरत, है ना, गुजरात में एक सम्मेलन हुआ स्मार्ट सिटीज मिशन का, लेटेस्ट, है ना। इसका नाम क्या दिया गया? स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भी हाल ही में स्मार्ट सिटीज मिशन का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सूरत, गुजरात। ठीक है, ध्यान देना इसमें।
ठीक, इसमें कई सारे काम भी किए गए। इसमें एक ऐप भी बनाया गया, शहरों के यूनिफाइड डेटा पोर्टल बनाया गया, मतलब कई शहरों का एक एकत्रित डेटा का एक वेबसाइट बनाई गई जहाँ से आप कोई डेटा उनका प्राप्त कर सकते हैं। और उसको बोला गया एम्पलीफाई। पेपर में आ जाए एम्पलीफाई क्या है, तो गाना नहीं है, ये क्या है, एक ऐप है, एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है, जिसके अंतर्गत हम स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत शहरों का कंबाइंड डेटा पता कर सकते हैं, है ना। अब ये कौन सा मंत्रालय ये इसको चला रहा है, शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है, सॉरी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, ठीक हो गया, ये है। अब देखिए इसके अंतर्गत ये चीज़ डेवलप की गई, इसके अंतर्गत 2020 के तहत, है ना, इंडियन स्मार्ट जो सिटीज़ का अवार्ड दिया गया, इस 2020 के संदर्भ में स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड भी जारी किया गया, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो बड़ी चीज़ें देखो, सबसे उत्कृष्ट शहर सूरत और इंदौर घोषित किए गए, सर्वश्रेष्ठ शहर, क्वेश्चन ये आ गया ये। सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया यूपी, ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा घोषित किया गया, यूपी। अब इसमें देखिए और लिस्टिंग में क्या है, अलग अलग कंडीशन में है। सामाजिक पहलू में कौन से सबसे अच्छे शहर है, तिरुपति, भुवनेश्वर और तुमकुरू। गवर्नेंस के मामले में अच्छे शहर वडोदरा, ठाणे, भुवनेश्वर। कल्चर के मामले में इंदौर, चंडीगढ़, ग्वालियर। पर्यावरण के मामले में, अर्बन पर्यावरण के मामले में भोपाल, चेन्नई और तिरुपति। चेन्नई इंडिया का पहला ऐसा शहर होने वाला है जहाँ का ग्राउंड वाटर एकदम खत्म हो चुका है। सैनिटेशन के मामले में तिरुपति और इंदौर। तिरुपति देख रहे हो कितना ऊपर है ना, और सूरत, ठीक। ये टॉप थ्री बता रहे हैं हम लोग। इसके बाद अर्थव्यवस्था के मामले में इंदौर और तिरुपति, आगरा। तो आगरा है भैया, आगरा का ध्यान देना है आपको। किसमें है, अर्थव्यवस्था क्षेत्र में। बिल्ट एनवायरनमेंट में इंदौर, सूरत, इरोड। वाटर के लिए देहरादून, वाराणसी और सूरत, वाराणसी। आईसीसी का सतत बिजनेस मॉडल, अगरतला। शहरी गतिशीलता, है ना, अर्बन मोबिलिटी में औरंगाबाद, सूरत, अहमदाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला। नवाचार पुरस्कार में, इनोवेशन में इंदौर। कोविड इनोवेशन में कल्याण और वाराणसी। कल्याण मतलब मुंबई के पास, जैसे गाजियाबाद है दिल्ली के पास। कोविड नवाचार में चेन्नई और बंगलुरु, ठीक है। तो ये आपके स्मार्ट सिटीज़ शहरीकरण जो प्रोजेक्ट चलाया गया है, इसके अंतर्गत ये चीज़ें कुछ अवार्ड्स थे और कुछ चीज़ें ये थी जो हमें करनी थी, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। देखिए लाइव आज नहीं हो पाया बिकॉज आज थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से वो फ्रेम अप में करने मुझे समय लग गया। कल से आपको 9 बजे लाइव सेशन मिलेगा। 9 बजे करंट अफेयर का लाइव सेशन रहेगा और उस लाइव सेशन के बाद एक रिकॉर्डेड लेक्चर होगा जो कि जीएस का होगा। तो ये 2 लेक्चर आप लोग के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, एम कृति, है ना। ज़बरदस्त टेस्ट हैं, लगाइए। क्विज़ेज़ हैं, लगाइए। मेहनत कीजिए, पढ़िए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, करिए। सब कुछ फ्री, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।